हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बाय जेवीएस हेल्डेन पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेबीएस हेल्डेन, जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डेन। इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था और दुनिया छोड़कर चले गए 1964 ईस्वी में। वाज अ वर्सेटाइल जीनियस। और कैसे जीनियस थे? तो वर्सेटाइल थे, मतलब बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। ही स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषा को स्टडी किया। एंड देन वेंट टू लंदन, और उसके बाद लंदन चले गए टू डू रिसर्च इन जूलॉजी। क्या चीज करने के लिए? तो जूलॉजी में रिसर्च करने के लिए। ही वॉज इंटरेस्टेड इन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड थे। एंड एट डिफरेंट टाइम्स हेल्ड सच, और अलग अलग समय पर इन्होंने अलग अलग पोस्ट को जो है क्या किया, अपनाया, मतलब पोस्ट पे काम किया। एज रीडर इन बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में रीडर बने। इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स इन लंदन यूनिवर्सिटी, और लंदन यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स बने। प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एट द रॉयल इंस्टीट्यूट, और रॉयल इंस्टीट्यूट में वो प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी बने। एंड प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। और कलकत्ता में क्या हुआ, तो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, तो उसमें उन्होंने स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम किया। आगे देखते हैं। इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच ही वंस सेड, उनका जो एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है उसमें उन्होंने कहा था दैट ही न्यू 11 लैंग्वेजेस, कि वो 11 लैंग्वेजेस जानते हैं। हेल्डेन वॉज अ मार्क्सिस्ट। वो कौन थे? तो वो एक मार्क्सिस्ट थे एंड यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टू द मार्क्सिस्ट डेली वर्कर। और मार्क्सिस्ट डेली वर्कर जो एक निकलती थी पत्रिका वगैरह, तो उसमें वो क्या करते थे, तो कंट्रीब्यूट किया करते थे, आर्टिकल्स वगैरह लिखा करते थे। किस चीज के ऊपर? तो ऑन साइंटिफिक टॉपिक्स के ऊपर। रिटन इन अ स्टाइल विच इवन अ पर्सन विद एवरेज एजुकेशन कुड अंडरस्टैंड, और इस तरीके से लिखते थे कि जो एवरेज एजुकेशन वाला जो इंसान होगा वो भी उसको आसानी से समझ सके। हिज वर्क्स इंक्लूड डिडालस, उनका जो वर्क्स है उसमें डिडालस होता है जो है, और उसके बाद साइंस एंड द फ्यूचर है, उन्होंने लिखा है ये सब। आगे कहा गया पॉसिबल वर्ल्ड्स, ये भी इनका जो है वर्क है। उसके बाद साइंस एंड एथिक्स है, एंड इनइक्वालिटी ऑफ मैन फ्रॉम विच द प्रेजेंट एसे इज टेकन। तो हमारा जो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, प्रेजेंट एसे जो पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो द इनइक्वालिटी ऑफ मैन से लिया गया है, जो कि उनके द्वारा लिखा गया एक रचना है। इन दिस एसे, इस एसे में हेल्डेन एक्सप्लेन करते हैं why it is important for mankind to adopt the scientific standpoint, कि मानव के लिए जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है कि वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो अपनाए। ही राइट्स इन एन इंफॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल, वो लिखते हैं किस स्टाइल में? तो इंफॉर्मेशन देने वाले स्टाइल में, और लोगों के थॉट को क्या करते हैं? तो प्रोवोक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस अफेक्ट्स द एवरेज मैन एंड वुमेन इन टू वेज। ऑलरेडी साइंस जो है वो क्या करता है? तो एवरेज मानव को, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उन सबको अफेक्ट करता है, ठीक है, दो तरीकों से ऑलरेडी अभी तक जो है वो अफेक्ट करता आया है। जैसे ही और सी बेनिफिट्स बाय इट्स एप्लीकेशंस, क्योंकि होता क्या है, देखिए आज हम लोग देखते हैं कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों, ठीक है, तो साइंस के द्वारा बेनिफिट पाता है। मतलब इसका जितना भी एप्लीकेशंस है, जैसे कि मोबाइल हो गया, फैन हो गया, कार हो गया, तो इन सब चीजों से उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। ड्राइविंग इन अ मोटर कार और ओमनी बस इंस्टीड ऑफ अ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, और हम लोग जो है मोटर कार या ओमनी बस में जो है वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं, ये सब, ठीक है। पहले क्या होता था, हम लोग हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स में बैठा करते थे, आजकल हम लोग मोटर कार वगैरह में बैठते हैं, ओमनी बस में बैठते हैं। बीइंग ट्रीटेड फॉर डिजीज बाय अ डॉक्टर और सर्जन, और ध्यान दीजिए, अब जो है हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट किससे लेते हैं? तो डॉक्टर से लेते हैं या सर्जन से लेते हैं बीमार पड़ने पे, रेदर देन अ विच, न कि किसी जो है ओझा तांत्रिक के पास जाते हैं। एंड बीइंग किल्ड विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल और अ सेल इन प्लेस ऑफ डैगर और अ बैटल एक्स। पुराने जमाने में लोग जो मरते थे वो किस चीज से मरते थे? तो बैटल एक्स वगैरह या डैगर वगैरह जो है उससे मरते थे, और उसमें ज़्यादा तकलीफ होती थी उन लोगों को। लेकिन आज के डेट में लोगों को मरने के लिए भी जो है पिस्टल वगैरह जो है
आ गया है जिससे वो आसानी से मर जाते हैं। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हिज और हर ओपिनियंस। साइंस क्या करता है, तो हम लोगों के ओपिनियंस को भी जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, हमारे सोचने विचारने की जो क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है। ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट, और लगभग हर कोई बिलीव करता है कि द अर्थ इज राउंड, धरती क्या है, तो वो राउंड है। एंड द हेवन इज नियरली एम्प्टी, और जो हेवन है, आकाश है, वो क्या है, पूरा खाली है। अब साइंस की बात हर कोई मान, and we are beginning to believe in our animal ancestry and the possibility of vast improvements in human nature by biological methods। अब हम लोग इस चीज़ में बिलीव करने लगे हैं कि हमारे जो मतलब पूर्वज थे वो एनिमल्स थे, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वास्ट इम्प्रूवमेंट्स, मतलब कि जो इम्प्रूवमेंट होने वाला है हमारे ह्यूमन नेचर में, ठीक है, किस चीज़ के माध्यम से, बायोलॉजिकल मेथड्स से। तो इस चीज़ में भी हम लोग जो है बिलीव करने लगे हैं कि बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा जो है ह्यूमन नेचर को क्या किया जा सकता है, तो इम्प्रूव किया जा सकता है। बट साइंस कैन डू समथिंग फार बिगर फॉर द ह्यूमन माइंड देन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन सेट ऑफ बिलीव्स फॉर अनदर। अब यहाँ पे कहा गया है क्या अगले पैराग्राफ में, कि साइंस जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बड़ा कर सकता है ह्यूमन माइंड के लिए, देन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन सेट ऑफ बिलीव्स फॉर अनदर। मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ये कि साइंस जो है पुराने विचारधारा को बदल करके नया विचारधारा तो लाता ही है, ठीक है, लेकिन इसके अलावे वो और भी बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, ठीक है। पहले एक और चीज बताया गया, और द इनकल्केशन ऑफ एस्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग एक्सेप्टेड ओपिनियंस, मतलब कि हमारे अंदर जो संदेह वगैरह होता है, मतलब किसी पुराने ख्यालों को लेकर के, उसको भी जो है वो डालता है हमारे अंदर। मतलब ये हुआ कि पुराने ख्याल हमारे अंदर है बहुत सारे, मतलब कि समझ लीजिए आप पुराने ज़माने का बहुत सारा चीज़ हम लोगों के अंदर आज भी है, तो उसके प्रति संदेह एक तरह से प्रकट कर देता है साइंस हमारे अंदर कि आखिर हम पुरानी बातों को माने या ना माने, ठीक है। तो ये, तो इसके अलावे ये बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, यही कहने का मतलब हो गया। इट कैन ग्रेजुअली स्प्रेड अमॉन्ग ह्यूमैनिटी एज अ होल द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब लोगों के बीच जो है ये एक पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में जो है वो स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। दैट प्रिवेल्स अमॉन्ग रिसर्च वर्कर्स, जो सिर्फ रिसर्च वर्कर्स के ही अंदर होता है, मतलब रिसर्च वर्कर्स जो साइंस का यूज करते हैं, जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का यूज करते हैं, वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हर इंसान के अंदर आ सकता है। एंड हैज इनेबल्ड a few thousand men and a few dozen women to create the science on which modern civilization rests। और यहाँ पे कहा गया है कि साइंस ने क्या किया है, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू डाला है रिसर्च वर्कर्स में, और साथ ही साथ हजारों पुरुष और कुछ महिलाओं के अंदर भी ऐसा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू डाला है जिसके आधार पर हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो बेस्ड है। फॉर इफ वी आर टू कंट्रोल आवर ओन माइंड, ओन एंड ओन अनदर्स एक्शन, वी एज वी आर लर्निंग टू कंट्रोल नेचर। यहाँ पे कहा गया है कि यदि हम कंट्रोल करना चाहे खुद के या एक दूसरे के एक्शंस को, जैसा कि हम लोग नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से अगर करना चाहें तो क्या होगा, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट कम आउट ऑफ द लेबोरेटरी। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आना चाहिए, तो लेबोरेटरी से आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम अपना खुद का एक्शन कंट्रोल करना चाहें कि हम जो करने वाले हैं उसको करें या ना करें, वो हमारे ऊपर निर्भर करे, या फिर दूसरे के एक्शंस को हम कंट्रोल करें, जैसे कि हम नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो साइंटिफिक व्यू अपनाना पड़ेगा, जो कि कहाँ से आना चाहिए, तो लेबोरेटरी से। मतलब बहुत ही सोच विचार करके जो है हम लोगों को उसको अप्लाई करना चाहिए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को। एंड बी अप्लाइड टू द इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ में उसको अप्लाई भी किया जाना चाहिए। इट इज फुलिश टू थिंक दैट द आउटलुक which has already revolutionized industry, agriculture, war and medicine will prove useless when applied to the family, the nation or the human race। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये मूर्खता होगा सोचना कि जिस चीज़ ने क्या किया है, तो इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, वार को, मेडिसिन को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, क्रांतिपूर्ण बना दिया है, वो अगर नॉर्मल लाइफ में हम लोग अगर यूज करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, या नेशन में यूज करें, या फिर दो मतलब कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करें उस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को, तो उसमें वो फेल हो जाएगा। ये कहना मूर्खता होगी, इसके बारे में सोचना मूर्खता होगी। मतलब ये किसी न किसी रूप में जो बेनिफिशियल होगा ही होगा।
अगला पैराग्राफ देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली द ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट इज ओपनिंग द डोर टू इन्यूमरेबल false prophets who are advertising their own pet theories in sociology as scientific। और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से क्या हो गया है, तो आज के डेट में ये चीज़ भी रियलाइज किया जा रहा है कि बहुत सारे जो प्रॉफिट लोग हैं वो क्या करते हैं, तो अपना खुद का जो थ्योरी वगैरह है उसको भी क्या करते हैं, तो साइंस से जोड़ने लगते हैं कि हमारा थ्योरी जो है वो भी क्या है, साइंटिफिक है। पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि का जो थ्योरी था उसको भी साइंस से जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ करके क्या करते हैं, तो अपने खुद के थ्योरी को साइंटिफिक बताने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग चीज है, और उससे जो है क्या करते हैं लोग, तो अपने धर्म को भी रिलेट करने लगते हैं। तो ये चीज राइटर के अकॉर्डिंग गलत होता है, राइटर के अकॉर्डिंग गलत माना गया है इस चीज को, ठीक है। साइंस इज कंटिन्यूअसली टेलिंग अस थ्रू देयर माउथ, साइंस हमेशा से हमें अपने माउथ से कहते आ रहा है दैट वी आर डूम्ड अनलेस वी गिव अप स्मोकिंग, हम लोग का नाश हो जाएगा यदि हम स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे। एडॉप्ट और एबॉलिश, या तो एडॉप्ट करें या एबॉलिश करें बर्थ कंट्रोल को, ये अगर नहीं करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, एंड सो फोर्थ। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए साइंस के अकॉर्डिंग। नाउ इट इज नॉट माई ऑब्जेक्ट टू सपोर्ट एनी साइंटिफिक थ्योरी, अब राइटर कहते हैं कि मैं किसी साइंटिफिक थ्योरी को सपोर्ट करूं ये मेरा उद्देश्य नहीं है, बट मेरेली द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, बल्कि मैं साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा हूं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्टैंड पॉइंट, मतलब उस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुण क्या है। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो उसे क्या होना चाहिए, इट अटेम्प्ट्स टू बी ट्रूथफुल, इसको ट्रूथफुल होना चाहिए, एंड देयर फॉर इम्पार्शियल, और इम्पार्शियल भी होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। एंड इट कैरीज इम्पार्शियलिटी अ ग्रेट डील फर्दर देन डज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इसमें इम्पार्शियलिटी जो है वो होना ही चाहिए, जो कि उसका सबसे महानतम गुण होगा, ठीक है। किसी भी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर होता है ये, और इसमें इम्पार्शियलिटी होना ही चाहिए। अ गुड जज, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि एक अच्छा जज जो होता है कोर्ट में, विल ट्राई टू बी इम्पार्शियल, वो इम्पार्शियल मतलब कि किसी में भेद नहीं करेगा, इम्पार्शियल होने की कोशिश करेगा। किसके बीच, मिस्टर जॉन स्मिथ एंड मिस्टर चैंग सिंह, मान लीजिए दो व्यक्ति है, तो दोनों में वो भेदभाव नहीं करेगा अपने हिसाब से, बल्कि सबूतों और गवाहों को ध्यान में रख करके ही जो है वो अपना डिसीजन देगा। ए गुड साइंटिस्ट विल बी इम्पार्शियल बिटवीन मिस्टर स्मिथ ए टेपवर्म एंड द सोलर सिस्टम, साइंटिस्ट जो होगा, ठीक है, अच्छा साइंटिस्ट, वो किसके बीच इम्पार्शियल होगा, तो मिस्टर स्मिथ, ए टेपवर्म एंड और सोलर सिस्टम के बीच। ही विल लीव बिहाइंड हिम हिज नेचुरल रिपल्सन ऑफ द टेपवर्म। तो एक साइंटिस्ट क्या करेगा, तो उसके अंदर जो है, ठीक, जैसे वो ह्यूमन बीइंग को स्टडी करेगा उसी तरह से वो किसी टेपवर्म को भी जो है वो स्टडी करेगा। उसके अंदर जो घृणा, जैसे मान लीजिए हम लोग के अंदर घृणा आ जाएगा कि अरे ये टेपवर्म है, हम कैसे इसको छुए, तो वो साइंटिस्ट के अंदर नहीं होता है।